एक बात देख लो, कुछ कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स ऐसे होते हैं जिनकी स्थापना करने एक्ट्स यानी लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं। ऐसे एक्ट में लिखा होता है कि वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल कैसे मामलों को सॉल्व करने बनाया गया है। उसी एक्ट में ये भी लिखा हो सकता है कि उनमें से कुछ मामलों में सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसे कुछ एक्ट है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट यानी सरफेसी एक्ट। ये एक्ट बनाया है कि जब कोई बैंक से लोन लेके वो ना चुका सके तो जो भी उसने लोन के पैसे के बदले रखा हो बैंक के पास, उसको बैंक अपना के पैसे वसूल सकती है। इस सरफेसी एक्ट के साथ एक और एक्ट पढ़ना पड़ता है, रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट यानी RDDB एक्ट। ये पहले का नाम है, अब नाम है रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट, लेकिन इसका एब्रीविएशन RDDB करके करेंगे अब के लिए। इस RDDB एक्ट के हिसाब से डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल सेट करने के बारे में है। तो बैंक्स ज्यादातर यहीं आते हैं लोन के पैसे न भरने पे, और कभी कभी लोन लेने वाले भी आते हैं। इस सरफेसी एक्ट के सेक्शन 34 में है कि जो विषय ये ट्रिब्यूनल्स परख सकते हैं उन विषयों को लेके सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। कोई भी दूसरा कोर्ट कोई इंजंक्शन नहीं दे सकता इन विषयों में। कर्नाटका हाईकोर्ट का एक जजमेंट है राघवन वर्सेस NB राजीव एंड अदर्स, रेगुलर फर्स्ट अपील नंबर 1947 ऑफ 2016। राघवन प्लेंटिफ था नीचे के कोर्ट में कि एक प्रॉपर्टी का मालिक राघवन है और राजीव और बाकी के लोगों को उस प्रॉपर्टी में कुछ न करने के लिए इंजंक्शन के लिए। इस केस में दो बैंक्स भी थे डिफेंडेंट्स। बैंक ने ऑर्डर 7 रूल 11D एप्लीकेशन फाइल किया सूट रिजेक्ट करने के लिए। 2016 में नीचे के कोर्ट ने प्लेंट रिजेक्ट भी कर दिया। फिर राघवन आया हाई कोर्ट। नीचे के कोर्ट में प्लेंट रिजेक्शन का कारण था कि केस सरफेसी एक्ट के अंदर आता है तो सिविल कोर्ट नहीं देख सकता। राघवन ने कहा कि ये रिजेक्शन गलत है। उनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि सूट इस वजह से नहीं फाइल की गई कि बैंक्स ने कुछ एक्शन लिया था। उनका कहना था कि उन्होंने फ्लैट खरीदा था, बैंक्स ने बिल्डिंग बनाने के लिए लोन दिया था बाकी के कुछ डिफेंडेंट्स को, लेकिन वो राघवन के फ्लैट के लिए नहीं था। और ये भी कहा कि नीचे के कोर्ट ने प्लेंट को न पढ़ के बैंक के एप्लीकेशन को ही पढ़ा। बैंक का कहना था कि प्लेंट में जो प्रॉपर्टी वर्णन किया है उसी को बैंक के पास गिरवी रखा गया था। बैंक का कहना था कि सरफेसी के सेक्शन 13 के हिसाब से जिसको भी ऐसे प्रॉपर्टी को लेके कोई प्रॉब्लम हो तो सरफेसी के सेक्शन 17 के अंदर ही आना होगा, और ये कि सेक्शन 34 के अंदर सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। मेनली बैंक का प्रॉब्लम था कि कुछ डिफेंडेंट्स ने लोन लिया था बैंक से प्रॉपर्टी को गिरवी रख के, और फिर वही प्रॉपर्टी राघवन को बेच दी। बैंक का कहना था कि वो डिफेंडेंट्स प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते थे किसी को। उन डिफेंडेंट्स के खिलाफ बैंक का केस चल रहा था DRT के पास, तो राघवन को भी वहीं जाना चाहिए। इस पे राघवन का कहना था कि ये ही क्लियर नहीं है कि जो प्रॉपर्टी राघवन मांग रहा है क्या वही प्रॉपर्टी को बैंक मांग रहा है DRT से। ये भी सामने आया कि राघवन ने अपना पक्ष DRT के आगे भी रखा था। हाईकोर्ट ने कई सारे जजमेंट्स को रेफर किया, जिनमें एक था कैलकाटा हाईकोर्ट का काइजर ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस इलाहाबाद बैंक एंड अदर्स 2015 SEC ऑनलाइन कैलकाटा 1652। इस काइजर केस में सेक्शन 34 सरफेसी के कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे DRT को डिक्लेरेशन यानी घोषणा करने का अधिकार नहीं है तो सिविल कोर्ट ऐसे केस देख सकता है। अगर सूट में बहुत मुश्किल और कठिन प्रश्न उठे तथ्यों पे तो सिविल कोर्ट मैटर देख सकता है। अगर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन यानी फंसाने और जानबूझ के गलत वर्णन के आरोप हो तो सिविल कोर्ट केस सुन सकता है। बैंक वसूली के लिए सरफेसी या RDDB एक्ट के अंदर कोई भी कदम उठाने के पहले तक सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन रहेगा। अगर सेट ऑफ या काउंटर क्लेम हो, खास तब जब बैंक ने उठाए कदम सरफेसी के अंदर उठाए हो, उन कदमों के खिलाफ तब भी सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन रहेगा। कैलकाटा कोर्ट का ये भी कहना था कि अगर सूट में बैंक के तरफ से सरफेसी के सेक्शन 13 के अंदर इश्यू किए गए नोटिस का विषय होता तो सिविल कोर्ट मैटर नहीं सुन सकता था। उस केस में ऐसा कुछ नहीं था तो सिविल कोर्ट मैटर सुन सकता था। उस केस में डैमेजेस और टाइटल डीड्स को लेकर इंजंक्शन वगैरह मांगा गया था। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को भी रेफर किया गया जो था कि अगर फ्रॉड का आरोप हो तो सिविल कोर्ट जा सकते हैं। अगर बैंक के पास गिरवी रखा हो, ऐसे में अगर बैंक को लगे कि सेल को फ्रॉड से किया जा रहा है तो बैंक जा सकता है सिविल कोर्ट। फिर हाईकोर्ट का इस केस में कहना था कि सेक्शन 34 सरफेसी और सेक्शन 18 RDDB अलग है। सेक्शन 34 सरफेसी है कि सिविल कोर्ट किट मैटर को नहीं सुन सकता, और सेक्शन 18 RDDB है कि जो सेक्शन 17 RDDB में बताया गया है सिर्फ उन मैटर्स को नहीं सुना जा सकता सिविल कोर्ट्स द्वारा। कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का एक जजमेंट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस मिस्टर राम रतन एलियस रतन लाल एंड अदर्स। इसमें कहा गया है कि जो बोरोवर नहीं है, मतलब कर्जदार नहीं है, लेकिन मकान मालिक है,
वो डिक्लेरेशन के लिए सिविल कोर्ट आ सकता है। उस केस में बैंक ने कहा था कि ऐसे मकान मालिक को कर्जदार ही बना के लेके आते हैं ताकि प्रॉपर्टी बच जाए। तो इस पे कोर्ट ने कहा कि वो सूट में ही डिसाइड होगा और ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर प्लेंट फेंका नहीं जा सकता। हाईकोर्ट का कहना था कि डीआरटी डिक्लेरेशन और इंजंक्शन के केस नहीं देख सकता और ये सिर्फ सिविल कोर्ट परख सकता है। ट्रायल में राघवन और बैंक को अपना अपना पक्ष रख के साबित करना होगा। तो नीचे के कोर्ट के जजमेंट को सेटिसाइड किया और अपील अलाउ किया और कहा कि प्लेंटिफ का अधिकार है सारे कोर्ट फीस का रिफंड पाना सेक्शन 64 कर्नाटका कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट 1958 के अंदर। इससे हमें पता चलता है कि कैसे सिविल नेचर के केसेस में ही कुछ स्पेशल कोर्ट होते हैं जो कुछ टाइप के केसेस परखने का अधिकार रखते हैं, लेकिन उस एक्ट में भी अगर सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बंद है तो भी कुछ सिचुएशंस में सिविल कोर्ट ही जाना पड़ता है, क्योंकि सिविल कोर्ट एक ऑल एनकम्पासिंग जगह है जहां डिटेल में एविडेंस और काफी फ्लेक्सिबिलिटी भी है डेलिकेट इश्यूज सॉल्व करने। और ये डिस्टिंक्शन खुद उन स्पेशल एक्ट्स में न लिखा होके कोर्ट द्वारा क्लैरिफाई किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है इथियोपियन एयरलाइंस वर्सेस गणेश नारायण साबू AIR 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज 3495। इस केस में गणेश ने इथियोपियन के जरिए अपना कुछ डाई का सामान टंजानिया भेजा था, लेकिन जब तक वो पार्सल टंजानिया पहुंचा तब तक खराब हो चुका था। तब गणेश पहुंचा महाराष्ट्र स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ग्राहक के राइट्स के लिए है। वहां इथियोपियन ने रिटन स्टेटमेंट में कहा कि स्टेट कमीशन को जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, तो स्टेट कमीशन ने भी अग्री किया। फिर गणेश पहुंचा नेशनल कमीशन। वहां नेशनल कमीशन ने स्टेट कमीशन के जजमेंट को ओवररूल किया और वापस मैटर को स्टेट कमीशन भेजा। इससे दुखी होके इथियोपियन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। इथियोपियन का कहना था कि फॉरेन का स्टेट या उसके जो अंश होते हैं उनके खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लिए बिना कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकते। इथियोपियन ने सेक्शन 86 CPC को रेफर करते कुछ जजमेंट्स की भी बात की। इथियोपियन ने सेक्शन 3 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो अब के 2019 के एक्ट में सेक्शन 100 है, उसको भी रेफर किया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बाकी के किसी भी कानून के खिलाफ न होके उसके एडिशन में है। इथियोपियन ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को भी रेफर किया, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस विश्व भारती हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अदर्स 2003 टू SCC पेज 412, जिसमें कहा गया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सिविल कोर्ट और बाकी कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन को सप्लीमेंट यानी परिशिष्ट करता है, न कि उसको हटाता है। और ये भी कि अगर कंज्यूमर कंप्लेंट में कुछ कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज उत्पन्न हुए तो आदमी सिविल कोर्ट भी जा सकता है। गणेश का कहना था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अपने आप में ही एक कोड है और कंज्यूमर कोर्ट को कुछ पावर्स हैं जो सिविल कोर्ट के होते हैं, सेक्शन 13 1986 एक्ट के अंदर या 2019 के एक्ट के अंदर। ये भी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को चलाने के लिए जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनके हिसाब से कहा गया है कि कंज्यूमर फोरा CPC का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना करे। इसका ये भी मतलब हुआ कि सब जानते हैं कि CPC जैसे अब है वो एक केस को जितना लंबा हो सके उतना लंबा खींचने देती है। गणेश का कहना था कि सेक्शन 86 CPC लागू नहीं होती कंज्यूमर केसेस में। गणेश ने कुछ केसेस को रेफर किया जिनके हिसाब से अगर कोई स्पेशल एक्ट जो एक एक्ट के बाद बनाया जाए तो बाद का एक्ट अप्लाई होता है। तो यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कैरेज बाय एयर एक्ट CPC के बाद बने स्पेशल एक्ट्स हैं। गणेश ने कैरेज बाय एयर एक्ट का भी उल्लेख किया जिसके अंदर इथियोपियन भी आता है, जिसके हिसाब से इथियोपियन भी भारत के कानूनों के अधीन आने को माना है और ये कि सेक्शन 86 CPC में वर्णित सिचुएशंस में इथियोपियन नहीं बैठता। कोर्ट का कहना था कि कैरेज बाय एयर एक्ट के अंदर जो सूट शब्द का उल्लेख है वो सिर्फ CPC के अंदर के सूट्स के लिए नहीं है और सारे केसेस आते हैं उसमें। कोर्ट ने पटेल रोडवेज नाम के जजमेंट का उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आने वाले केसेस भी सूट ही माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सेक्शन 13 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्लियरली कहा गया है कि CPC के कौन से प्रोविजंस कंज्यूमर कोर्ट को अप्लाई होंगे। इसका मतलब हुआ कि CPC के बाकी के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे तो सेक्शन 86 CPC भी अप्लाई नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल कमीशन का कहना कि कंज्यूमर कंप्लेंट को सूट माना नहीं जाना चाहिए वो गलत है, लेकिन नेशनल कमीशन का निर्देश कि मैटर वापस स्टेट कमीशन भेजा जाए वो सही है। ऐसे अपील को डिस्पोज कर दिया गया। इससे हमें पता चलता है कि जब एक एक्ट चालू है और उसके बाद एक नया स्पेशल एक्ट बनाया जाए तो उस नए एक्ट के शब्दों को ध्यान में रखते वो नया स्पेशल एक्ट ही लागू होगा। अगर एक्ट में CPC का एप्लीकेशन के बारे में स्पेसिफिक कुछ है तो बाकी के प्रोविजंस उस एक्ट पे लागू नहीं होते। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कहीं नहीं है कि सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बार्ड है,
तो अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है जिनके लिए डिटेल में जाना पड़े या एविडेंस लीड करना पड़े तो वैसे ग्राहक संबंधित केसेस में सिविल कोर्ट जा सकते हैं।